हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल आप सभी के। नवदीप सर के इस नवदीप्स मैथ्स हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कल अपने कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 1.1 और उसमें अपने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज अपने 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 5th क्वेश्चन आपके पास देखो क्या है कि इस जो ये 5th क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसको भी अपने समझेंगे। और मेरे को ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो आप इस पर इम्पोर्टेंट भी लगा लेना। देखो आपसे क्या पूछा हुआ है कि चेक वेदर 6 की पावर n, 6 की पावर आपको n दिया हुआ है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। क्वेश्चन में आपको देखो गिवन है कि जो 6 की पावर n है, मतलब 6 और इसकी पावर n, n यहाँ पर क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है आपके पास। n की वैल्यू 1 2 3 4, मतलब ऐसे कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कहता है कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए आपको चेक करना है कि 6 की पावर n है, उसके लास्ट में 0 आए। ठीक है, मतलब चेक कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पर 6 की पावर 1 रखूँ तो वो 6 आएगा, 6 की पावर अगर 2 रखूँ तो वो कितना आएगा, 36 आएगा। 6 की पावर 3 रखूँ यहाँ पर तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216 आएगा। तो अब आपको कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है, n की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए जो लास्ट में, जैसे यहाँ पर 6 ही आ रहा है तो ऐसे लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। वो चेक करना आपको कि आएगा या नहीं आएगा, ऐसा कोई n की ऐसी कोई वैल्यू आएगी या नहीं आएगी जिसके लिए जो लास्ट में क्या आए, 0 आए। इसके समझ में आई बात। तो देखो कैसे चेक करेंगे अपने कि देखो 6 की पावर जो n है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 6 की पावर n तो 6 है, जो 6 के अगर मैं आपको फैक्टर करके बताऊं तो देखो 6 को जो फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा 3 आएगा और 3 से जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो 6 के जो फैक्टर हैं वो 2 इंटू 3 होंगे। तो मैं यहाँ पर 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर n, ये लिख सकता हूँ। 6 के और कोई फैक्टर तो नहीं होंगे। अब देखो कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट में 0 आता है तो 0 आने का मतलब क्या होता है। देखो सबसे छोटा नंबर जिसके लास्ट में 0 आए वो कौन सा होता है, कि सबसे छोटा नंबर वो 10 होता है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 10 है आपके पास। 10 के लास्ट में 0 आता है ना, तो 10 के जब फैक्टर करते हैं तो वो 2 इंटू 5 आते हैं ना। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपके पास लिखूं 20, तो 20 के जो फैक्टर करेंगे तो उसमें क्या आएगा, 2 इंटू 5 आप करके देखना, तो इसके फैक्टर ये आएंगे। इसी तरीके से अगर मैं 30 लिखता हूं यहाँ पर तो 30 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 ये आएंगे। तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली है क्या, कि जो जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आता है उस नंबर में जो उसके फैक्टर होंगे उसमें 2 और 5 जरूर आएंगे। 2 और 5 क्या आएंगे, जरूर आएंगे। आप जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा, मान लो आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, जैसे मान लो 510 लेते हो, इसके फैक्टर करके देखना, इसके फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर आएंगे। पक्का है ये बात, 100% श्योर है। मैथमेटिक्स का आप ये समझ लो कि रूल ही है कि जिस भी नंबर के एंड में 0 आएगा उसमें 2 और 5 उसके फैक्टर्स में जरूर आएंगे। तो अब देखो आपको क्या करना है कि यहां पर थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी क्या लिखोगे आप, कि आप लिखोगे कि इफ वी फैक्टराइज 6 देन there is no 5 prime in factors but ending with the 0 for any number must contain 2 and 5 as प्राइम फैक्टर्स। कि
क्या होना चाहिए कि अगर कोई नंबर 0 पर एंड हो रहा है तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 और जरूर आएगा ही आएगा, लेकिन यहां पर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n for which 6 की पावर n एंड्स विद 0। मतलब कि यहाँ पर n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n क्या हो, 0 पर एंड हो। समझ आई बात? ये थ्योरी आपको याद करनी होगी, और ये याद कैसे होगी, इसका रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है इसको, और समझ के थ्योरी आप खुद की वर्डिंग में भी लिख सकते हो इसको। जरूरी नहीं कि ऐसे का ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखवाया, मैंने अपनी वर्डिंग में लिखवाया है। आपको बुक में कोई और वर्डिंग हो सकती है, हो सकता है आपके टीचर ने कुछ और लिखवाया हो, लेकिन आपको खुद की वर्डिंग में इसको बना के भी लिख सकते हो कि क्या लिखना है। हिंदी में बता देता हूँ कि जो कोई भी नंबर है जिसके एंड में 0 हो तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का आना जरूरी है, ठीक है, कंपलसरी है। तो यहाँ पर 2 और 5 नहीं आ रहे, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो 6 की पावर n का कोई भी ऐसा n की वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए 6 की पावर n का जो एंड है उसके एंड में क्या हो, 0 हो। समझ आई बात? तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओनली समझ पर बेस्ड था ये क्वेश्चन, करने पर नहीं, कि ऐसे नहीं कि आपको सोल्यूशन करना है इसका, समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड ही क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 6। आज जो 4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो चारों ही ऐसे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे क्वेश्चंस, लेकिन अच्छे तरीके से समझ के इसको 2-3 बार कॉपी में लिख के देखोगे ना, समझ के लिख के देखोगे तो आराम से हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास कि explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो यहाँ पर एक टर्म आ रही है और वो टर्म आपके पास है कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो मैंने आपको 2 तरह के नंबर बताए थे, एक प्राइम नंबर बताए थे और एक कंपोजिट नंबर बताए थे। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर तो वो होते हैं कि अगर उनका अपने क्या करें फैक्टर निकालें तो फैक्टर में या तो वो खुद नंबर आएगा या उसके साथ 1 आएगा। मतलब उसके फैक्टर या तो वो खुद नंबर होता है, उसके डिवाइड जो होता है वो खुद से होता है या 1 से होता है। मतलब उसके फैक्टर्स करोगे तो या तो वो खुद आएगा या 1 आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको 17 का बताया था, तो 17 को 1 into 17 ही लिख सकते हो आप। 17 किसी की टेबल में नहीं आता। तो प्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, या आप उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, या फैक्टराइज करोगे तो उसमें एक तो एक आएगा और एक वो खुद नंबर आएगा। समझ आई बात? कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं सारे कंपोजिट है, मतलब उनको फैक्टराइज कर सकते हैं, वो किसी ना किसी की टेबल में आते हैं, उनको 2 अलग अलग नंबर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। उसको 1 और खुद की मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं, उसके अलावा भी कोई नंबर्स हैं उनके मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन मल्टीप्लाई किसका होगा? प्राइम नंबर्स का ही होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में अपने उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ आई बात? अब देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपने लेके चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 7 into 11 into 13 और प्लस में क्या आ गया 13 आपके पास। समझ आई बात? तो अब इसमें देखो क्या है कि यहाँ पर 2 पार्ट्स में इसको बांट लेता हूँ मैं। एक तो ये है मल्टीप्लाई वाला और फिर बीच में प्लस आ रहा है और एक यहाँ पर 13 है। तो अगर देखो इसमें से मैं 13 कॉमन ले लूँ, कॉमन लेना आता आपको? अगर नहीं आता तो आप यहाँ पर देखो कि ये अलग नंबर है, कि आप कहोगे कि सर अलग नंबर कैसे हैं। तो देखो एक मैथ का रूल होता है, बोर्ड मास का रूल, ठीक है, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, फिर उसके बाद ऑफ हल होता है, ऑफ को अपने सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से अपने सॉल्व करते हैं। तो अगर मान लो इसको सॉल्व करना हो, इसकी वैल्यू निकालनी हो, तो सबसे पहले अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से 13 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से। तो 13 कॉमन आया तो देखो यहाँ से 13 चला गया, तो यहाँ बचा 7 into 11, फिर बचा प्लस। अब यहाँ तो था ही 13
और 13 ही बाहर चला गया, तो 13 के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या था, 1 था, तो यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे जब पूरा नंबर बाहर चला जाए तो ऐसे नहीं भी वहाँ 0 लिख देनी है, क्योंकि 1 हमेशा मल्टीप्लाई में रहता ही रहता है, तो 1 लिख देना है। तो अब देखो ब्रैकेट के अंदर वाले को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 7 × 11 77 होता है, और प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 13 और ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट अब आ गया तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो 78, या इसको मैं लिख सकता हूँ 13 × 78। तो अब जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या है आपके पास, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा यहाँ पर। तो वो नंबर दो क्या है, अलग अलग नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अलग अलग नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है। तो अपने ये बोल सकते हैं कि हेयर आंसर, या आप बोल सकते हो कि सॉल्यूशन will be in the form of two different numbers 13 and 78. So given number is a composite number. ठीक है, जो गिवन नंबर क्या है वो कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि दो अलग अलग नंबर्स के मल्टीप्लाई में आ रहा है ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ, चलो मान लो मैंने यहाँ पर 13 को 78 से मल्टीप्लाई किया, तो 13 को 8 से किया तो 104 आ गया, 10 यहाँ पर कैरी आ गया, 13 को 7 से किया तो 91 और 10 101 आ गया, तो 1014। अब 1014 को 13 × 78 लिख रहे हो आप, तो इसका मतलब दो अलग अलग नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिख रहे हो। अगर मान लो कि ये प्राइम नंबर होता, 1014 प्राइम नंबर होता, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे 1 × 1014, बस। इसके अलावा और दो नंबर्स की मल्टीप्लाई में इसको लिख ही नहीं सकते। और अगर लिख रहे हो तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, वो क्या है, आपके पास एक कंपोजिट नंबर है। तो आप ये लिख सकते हो कि 1014 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 13 and 17 8। मतलब दो अलग अलग डिफरेंट नंबर्स के मल्टीप्लाई की फॉर्म में अपने इसको लिख सकते हैं। तो इस कारण क्या है कि जो 1014 है वो क्या है, आपके पास एक कंपोजिट नंबर है। समझ आई बात। अब दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में आपके पास क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और प्लस में यहाँ पर क्या है, आपके पास 5 है। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये वाला पूरा एक नंबर होगा यहाँ पर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है सारे, और ये पूरा एक नंबर हो गया। तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा ना, तो 5 जब कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा आपके पास 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, 2 × 1, सॉरी मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, और प्लस में यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा आपके पास। समझ आई बात, 1 बच गया ना। अब देखो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो 7 को 6 से किया 42, और ये 4 3 2 को किया तो 24, 42 और 24 को मल्टीप्लाई करना है तो ये 1008 आएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 5 और इंटू में 1009, और ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 5045 आ जाएगा। ठीक है, अब जो 5045 है ये यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर की खासियत क्या होती है कि दो अलग अलग प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। 1 × 5045 नहीं होना चाहिए। अगर ओनली ये वाला ही इसका फैक्टर आता है तो ये प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि 5045 को अपने दो अलग अलग नंबर्स 5 और 1009 इन दोनों की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पर अपने। ठीक है, 5 की और 1009 दोनों ही 5045 से अलग हैं। तो इस कारण अपने में यहाँ पर बोल सकते हैं कि हेयर द
multipliers of 5045 is 5 and 1009. Which are the factors of given number या given answer या given solution? Then we can say that 5045 is a composite number. ये थ्योरी आपको लिखनी है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो। तो देखो ये अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरीके से समझ कितनी है। ये मैथ वाला वो फॉर्मूले नहीं है कि फॉर्मूला लगाया आंसर निकाला, फॉर्मूला लगाया आंसर निकाला। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 1.2 आएगी, वो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड ही है एक्सरसाइज है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आपके पास एक क्वेश्चन है और देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन आंसर देखना आप, बिल्कुल छोटा सा आंसर आएगा, आप हैरान रह जाओगे कि सर ये देखने में तो बड़ा लग रहा था लेकिन आया बिल्कुल ही छोटा सा आंसर है, ठीक है। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, मैंने टी लिख दिया आर, टाइपिंग मिस्टेक है, सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड में सर्कुलर पाथ है और सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, कि एक ऐसे सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, सर्कुलर ग्राउंड है और ये मान लो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से जो सोनिया है वो चलती है और कंप्लीट इसका 1 राउंड निकाल के और दोबारा ए पॉइंट तक आने में उसको 18 मिनट्स लगते हैं सोनिया को। और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और जो रवि है देखो ये तो सोनिया तो कितना टाइम लेती है 18 मिनट्स और रवि यहाँ पर 12 मिनट्स लेता है, ठीक है, रवि 12 मिनट्स लेता है इसको कंप्लीट राउंड निकालने में। तो अब नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है कि सपोज द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कि मान लो दोनों सेम पॉइंट से रेस स्टार्ट करें, मान लो यहाँ से रेस लगा रहे हैं वो स्टार्ट करें, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट मान लो जो ए पॉइंट है इस पर आके मिलेंगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे कई बार जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि सर एक राउंड के बाद वो मिल जाएंगे, लेकिन एक राउंड देखो बच्चों टाइम दोनों को अलग अलग लग रहा है ना, कि मान लो रवि यहाँ से चला तो रवि तो यहाँ से घूम के और दोबारा यहाँ तक जाने में 12 मिनट्स ले लेगा, 12 मिनट्स में यहाँ दोबारा पहुँच जाएगा, लेकिन सोनिया वो थोड़ी स्लो चल रही है क्योंकि सोनिया को ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो तो 12 मिनट्स में मान लो इसी पॉइंट पर ही होगी, मान लो पीछे होगी रवि से, रवि तो मान लो कि वहां पर पहुंच गया है, वो सोनिया तो यहीं पर ही होगी। तो अब रवि क्या होगा, रवि यहाँ से दोबारा चलना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जितने में रवि यहाँ तक जाएगा आगे उतने में सोनिया यहाँ ए तक पहुंचेगी, तो सोनिया और रवि दोनों ए पर मिलेंगे नहीं। तो अब ये पूछ रहा है कि सोनिया और रवि कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद यहाँ पर मिलेंगे, जब मतलब ए पॉइंट पर दोनों इकट्ठे होंगे, दोबारा दोनों भागते रहेंगे लेकिन मिलेंगे किस टाइम पे। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको कि कब मिलेंगे, तो यहाँ पर अपने को निकालना होता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम। तो मतलब अपने को एलसीएम निकालना है, और एलसीएम किसका निकालना है, 18 का और 12 का, क्योंकि दोनों को 18 और 12 मिनट लग रहे हैं, समझ आई बात। तो 18 और 12 का एलसीएम जब अपने निकालेंगे तो देखो एलसीएम 18 लिखो, यहाँ पर 2 पर जाएगा 9 आएगा, और 3 पर जाएगा 3 आएगा, और 3 पर जाएगा तो 1 आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 12 का निकालो तो 2 पर जाएगा तो 6 आएगा, 2 पर जाएगा तो 3 आएगा, और 3 पर जाएगा तो 1 आएगा। तो देखो 18 का मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 3 है, और 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू में 3। और अगर मैं यहाँ पर दोनों का एलसीएम लिखूँ, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 एंड 12, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो मैंने एलसीएम में आपको कहा था कि कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर देखनी है आपको। तो कॉमन फैक्टर दोनों में सेम आ रहे हैं, 2 इंटू 3 ऊपर आ रहा है, 2 इंटू 3 ऊपर आ रहा है, लेकिन पावर अलग अलग है। तो 2 और 3 को एक बार ही लेना है आपको, और क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है एलसीएम एचसीएफ, तो इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बना रखा है एलसीएम एचसीएफ, आप वहां से समझ सकते हो। तो 2 की पावर 2 आ गया 4, और ये आ गया 9, ये आ गया 36 मिनट्स आंसर आ गया। अब आप कहोगे कि सर 36 मिनट्स में कैसे वो दोनों मिलेंगे, तो देखो ऐसे मिलेंगे।
अब इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं कि आंसर 36 मिनट का मतलब क्या है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ये है कि देखो रवि और सोनिया दोनों यहाँ ए पॉइंट से चले, ठीक है। अब रवि यहाँ पर 18 मिनट्स लेता है और सोनिया यहाँ पर 12 मिनट्स लेती है। और मैंने कहा था कि यहाँ पर मान लो एक राउंड रवि ने पूरा कर लिया तो रवि तो यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन सोनिया मान लो उससे पीछे चल रही है, सोनिया यहीं पहुंची है क्योंकि सोनिया स्लो चल रही है, उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। स्लो हो गया मतलब 18 ज़्यादा टाइम का मतलब ये नहीं है कि जो ज़्यादा स्पीड से, मतलब वो स्लो चल रही है। 18 मिनट्स का मतलब है कि रवि 12 मिनट्स ले रहा है, सोनिया 18 मिनट्स ले रही है, तो मतलब सोनिया स्लो चल रही है रवि से। तो अब देखो कि 36 मिनट जब पूरे होंगे तो देखो रवि एक जो राउंड पूरा करता है पूरे ग्राउंड का तो उसमें 18 मिनट्स लेता है, तो 36 मिनट्स में ये 2 राउंड पूरे कर देगा, इसके 2 चक्कर लगा देगा पूरे इसके, ठीक है। और जो यहाँ पर आपके पास सोनिया है, वो सोनिया यहाँ पर क्या है 12 है, तो 12 मिनट में 1 राउंड वो क्या करती है पूरे ग्राउंड का लगाती है, तो 36 मिनट में वो 3 राउंड लगा लेगी यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर रवि तो क्या है 2 चक्कर लगा लेगा, दूसरे चक्कर मतलब उसका तो दूसरा ये सर्कुलर पाथ पूरा होगा, पहली बार कर लिया दूसरी बार, और सोनिया उतने टाइम में 1 बार 2 बार और 3 बार, और दोनों ही 36 मिनट बाद कहाँ पर होंगे, यहीं पर होंगे। रवि के तो यहाँ पर 2 राउंड्स लग रहे, सॉरी सोनिया के उल्टा बोल दिया मैंने, सोनिया के यहाँ पर 2 राउंड्स लग रहे होंगे और रवि के यहाँ पर 3 राउंड्स लग रहे हैं, मैंने उल्टा बोल दिया सॉरी। कि यहाँ पर जो ये 12 मिनट्स ले रहा है ये कौन ले रहा है, रवि, और ये कौन ले रहा है, सोनिया। तो सोनिया के 2 राउंड्स होंगे पूरे और रवि के कितने हो जाएंगे, 3 राउंड होंगे, क्योंकि वो फास्ट चल रहा है। समझ आई बात, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको तो आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है उसका। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास, देखो मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है आपकी, आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर की, तो ये देखो ये एनसीईआरटी, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक से ही मैं देख रहा हूँ एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी आपको करवानी है तो यहाँ से मैं एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है कंसीडर द नंबर्स 4n। अब 4n नहीं है, ये 4 की पावर n है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने मोबाइल में ही लिखा था तो वहाँ पावर वाला थोड़ा सा हो जाता है, तो 4 की पावर n है। जैसे 6 की पावर n वाला क्वेश्चन आया था ना, तो 4 की पावर n है। कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर ends विद द डिजिट 0। मतलब आपको n की एक ऐसी वैल्यू चेक करनी है, n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, जिसके लिए क्या हो कि 4 की पावर n का जो एंड है, मतलब 4 की पावर n का जो एंड है तो वो कहां पर हो, यहां लास्ट में इसके 0 आ जाए। तो मैंने कहा था आपको क्या करना होगा, आपको 4 के फैक्टर करने होंगे, 4 की पावर n है तो 4 की पावर n यहां पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर n। और मैंने कहा था 0 किसी भी नंबर की लास्ट में 0 तब आती है जब उसके फैक्टर्स में 2 प्राइम नंबर्स हों, एक तो 2 हो और एक क्या हो 5 हो। लेकिन आप देखो कि जो 4 के फैक्टर आ रहे हैं यहाँ पर, इसके फैक्टर्स में 2 तो है लेकिन 5 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और जब तक 2 और 5 का मल्टीप्लाई नहीं होता तब तक लास्ट में 0 कभी नहीं आ सकता। 2 और 5 के मल्टीप्लाई से ही 0 आएगा। समझ आई बात। तो इस क्वेश्चन में भी आपको बिल्कुल वैसी ही थ्योरी लिखनी है जैसी आपने ये वाले क्वेश्चन में लिखी थी जो मैंने आज का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था। वैसे इसमें 4 की पावर n की जगह आप 6 की पावर n की जगह 4 की पावर n करना है, बाकी सेम का सेम क्वेश्चन आपको यही लिखना है। तो आप इसकी थ्योरी खुद लिखोगे, मैं नहीं लिखवाऊंगा, और पढ़ भी सकते हो, आपकी बुक में इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। मैंने आपको समझ बता दी कि कैसे आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपकी एक्सरसाइज 1.1 विद एग्जांपल्स कंप्लीट है। जो एग्जांपल्स रह गए हैं तो वो सॉल्व्ड हैं आपके पास ऑलरेडी,
वो उनका सोल्यूशन आपके पास गिवन है बच्चों, तो वो सोल्यूशन आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि सर ये वाला एग्जाम्पल बता दो। मैं अलग से क्लास लेकर, एक डाउट क्लास लेके आपको सारे एग्जाम्पल्स उसमें करवा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। 1.1 एक्सरसाइज यहाँ पे पूरी हो जाती है। कल अपने स्टार्ट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज, जो कि एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। एक दो उसके एग्जाम्पल भी करेंगे और बाकी एक्सरसाइज भी करेंगे। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है, बस नंबर्स का ही डिफरेंस है, क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। तो 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करके अपनी ये एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगी। मेरे को लगता है शायद नेक्स्ट वीडियो में अपने उसको पूरी को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगा तो 2 वीडियो बना दूंगा अलग से, एक नेक्स्ट जो होगी और एक उससे आगे वाली, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो अपने आगे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करो। मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।